अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये स्टूडेंट ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो यू कैन से टूट रहा है एंड इससे क्या हो रहा है कि जो इसकी इंटीग्रिटी है वो इंटीग्रिटी इसकी लॉस हो रही है। एंड ये स्टूडेंट जब हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर टूट रहा है, इसकी इंटीग्रिटी लॉस हो रही है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी सेरिब्रल कैपिलरीज हैं, सेरिब्रल कैपिलरीज इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेरिब्रल कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जब इसकी इंटीग्रिटी लॉस हो गई, ठीक है, सेरिब्रल कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इससे एबनॉर्मल एंट्री हो जाएगी। किसकी एबनॉर्मल एंट्री होगी? प्रोटीन्स की। स्पेशली जो ब्लड की अल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, अल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये अंदर आती है इनटू द टिश्यूज ऑफ ब्रेन जब हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, टॉक्सिन्स अंदर आते हैं, पैथोजेंस अंदर आते हैं लाइक बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। उसके बाद प्लाज्मा के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा खुद भी अंदर आती है, मीन्स के ब्लड का फ्लूइड पोर्शन, एंड इसके कुछ डिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स भी अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी अंदर आते हैं इनटू द ब्रेन टिश्यू लाइक एज वाइट ब्लड सेल्स एंड सम इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो भी अंदर आ जाते हैं इनटू द ब्रेन टिश्यूज। अब ये स्टूडेंट इससे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं? सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है आफ्टर द लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट इज द सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा में क्या होता है कि जो हमारा यू कैन से ब्रेन है, इसकी स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर पानी आ जाता है, तो पानी की वजह से, मतलब के फ्लूइड्स की वजह से, फ्लूइड्स की वजह से इसकी क्या हो जाती है? स्वेलिंग। बिकॉज कि जो प्लाज्मा एंड डिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा वो अंदर आते हैं, इससे सेरिब्रल एडिमा होती है। एंड ये स्टूडेंट इस सेरिब्रल एडिमा को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम वैजोजेनिक एडिमा भी कहते हैं। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा को हम यहाँ पे वैजोजेनिक एडिमा भी कहते हैं। अब ये स्टूडेंट अगर ब्रेन की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। बिकॉज हमारा स्कल जो है, जो ब्रेन को कवर कर रहा है, वो तो बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ब्रेन की स्वेलिंग की वजह से वो तो एक्सपेंड नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि ब्रेन के टिश्यूज जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे ड्यू टू दी स्वेलिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो हेडेक होता है, पेशेंट को समटाइम वॉमिटिंग होती है, उसकी कॉन्शियसनेस वो लॉस हो जाती है। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डियर स्टूडेंट अगर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे ब्रेन की हर्निएशन हो सकती है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड कम्प्लीटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ब्रेन की क्या हो सकती है? हर्निएशन हो सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, न्यूरो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज जब इंटीग्रिटी लॉस हो गई तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड अदर WBCs वो अंदर आएंगे एंड अंदर आके वो इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। इससे मेनिंजाइटिस हो सकती है, इससे इंसेफेलाइटिस हो सकती है, इससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली इससे क्या होगा? न्यूरोनल इंजरी होगी, कि जितने भी न्यूरॉन्स होंगे हमारे नर्वस टिश्यू के, वो जो है वो इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे एक MCQ लिखा हुआ है कि जब ब्लड ब्रेन बैरियर का ब्रेकडाउन होता है तो ये क्यों होता है? ऐसे क्या होता है? जो सेरिब्रल कैपिलरीज हैं, इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इससे सेरिब्रल एडिमा हो सकती है। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में जब इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर की, तो इससे सेरिब्रल कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी एंड इससे सेरिब्रल एडिमा या जिसको हम वैजोजेनिक एडिमा कहते हैं वो हो सकती है। अब इसके काजेस क्या हो सकते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है? इसका पहला काज हो सकता है इन्फेक्शंस लाइक एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल एंसेफेलाइटिस। ये स्टूडेंट इससे जो है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक डाउन होता है, बिकॉज जब इनका इन्फेक्शन होता है तो इनके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है ना वो रिलीज होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो रिलीज होते हैं। जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मीन्स के जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, जब ये रिलीज होते हैं तो ये हमारे एंडोथेलियल सेल्स के टाइट जंक्शंस को क्रॉस करते हैं। जब एंडोथेलियल सेल्स के जो टाइट जंक्शंस हैं उनको बार बार ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्रॉस करके बाहर जाएंगे, तो इससे अल्टीमेटली हमारा जो यू कैन से ब्लड ब्रेन बैरियर है वो लीकी हो जाएगा। ठीक है, एंड इससे क्या होगा कि ब्लड के और जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेन के टिश्यूज में अंदर आ सकते हैं। एंड यही वजह है कि जब किसी भी बंदे को मेनिंजाइटिस होती है ना, तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस उस बंदे के नर्वस टिश्यूज के अंदर प्रोटीन्स
ज़्यादा अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स ये देखे जाते हैं। ये क्यों देखे जाते हैं? बिकॉज़ हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर लीकी हो जाता है इन मेनिंजाइटिस, ठीक है। सेकंड रीज़न ट्रॉमा कैन बी, कोई भी जो फिज़िकल यू कैन से इंजरी है, कोई रोड एक्सीडेंट है, इससे भी हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। उसके बाद जो अदर मेन इम्पॉर्टेंट कॉज़ है दैट इज़ द इस्कीमिक स्ट्रोक। अगर हमारे ब्रेन को यू कैन से ब्लड नहीं मिल रहा, तो इससे क्या होगा कि हमारे ब्लड को यू कैन से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको एनर्जी यानी एनर्जी नहीं मिलेगी, एटीपी कहाँ से मिलेगी? तो इससे क्या होता है, ब्लड ना मिलने की वजह से एंड अल्टीमेटली ऑक्सीजन एंड एनर्जी ना मिलने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई या रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई स्पेशली ग्लूकोज, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो अल्टीमेटली टाइट जंक्शंस खत्म हो जाएंगे, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर लीकी हो जाएगा। एंड ये स्टूडेंट अगर सपोज करते हैं कि आफ्टर इस्कीमिया, ठीक है, हमने दोबारा रीपरफ्यूजन कर दी, हमने दोबारा ब्लड सप्लाई दे दी ब्रेन के टिश्यूज़ को, ठीक है। तो इससे क्या होगा? क्या ये जो हमारा यू कैन से ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या ये यू कैन से इसका ब्रेकडाउन खत्म हो जाएगा? क्या रिकवरी हो जाएगी? तो डियर स्टूडेंट आंसर इज़ नो, बिकॉज़ जब हम रीपरफ्यूजन करते हैं तो रीपरफ्यूजन की वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं एंड वो फ्री रेडिकल्स मज़ीद ज़्यादा हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को लीकी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर आ गया, स्पेशली जो वेजल्स हैं, अगर इनके अंदर ट्यूमर आ गया ना, तो इस एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है कि ऑफनली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो अंदर आ जाते हैं एंड इससे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर लीकी हो जाएगा। उसके बाद हाइपरटेंशन, बिकॉज जब हाइपरटेंशन बढ़ जाता है ना, तो सीवियर हाइपरटेंशन क्या करता है, सीवियर हाइपरटेंशन जो कैपिलरी की वाल्व्स होती हैं ना, जो कैपिलरी की वाल्व्स होती हैं, जो हमारे ब्रेन के सराउंडिंग में जिन कैपिलरी के वाल्व्स के सेल्स को हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी की जो वाल्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। एंड सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं ये भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड इससे अल्टीमेटली हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो जाता है एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी। क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी। एंड समटाइम हमारे बॉडी के अपने यू कैन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आके डैमेज कर देते हैं कि इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को। अगर हमारे ब्रेन और ब्लड के अपने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आके ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज कर रहे हैं, सो दिस विल बी ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो अगर आपसे बीसीक्यू में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन काज कौन सा है ब्लड ब्रेन बैरियर की डिस्ट्रक्शन का या उसके ब्रेकडाउन का, सो दैट विल बी इन्फ्लेमेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? दिस इज वेरी बेसिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। देखें, हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। एंड एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे बात करता है? ऐसे नहीं कि वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को टच करेगा, ओ भाई मेरी बात सुनो, नहीं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को टच नहीं करता, बल्कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करता है। सपोज करते हैं इफ दिस इज वन न्यूरॉन, ठीक है, एंड दिस इज अनदर न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करता है? देखिए, नॉर्मली तो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है ना, हर दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है एंड ये जो गैप होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स, इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्सिस, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली ऐसे बात नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस गैप। तो इस गैप को क्रॉस करने के लिए ये जो न्यूरॉन है ना, ये वाली न्यूरॉन, ये इस न्यूरॉन को कम्युनिकेट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करती है? इस न्यूरॉन से कम्युनिकेट करने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ये वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से निकलते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स तक जाते हैं एंड वो हमारे साइनेप्स एंड इस गैप को क्रॉस कर लेते हैं एंड इससे क्या होता है, बिटवीन द टू न्यूरॉन्स जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नर्वस सिस्टम फंक्शंस, जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द न्यूरॉन्स, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स। दिस कम्युनिकेशन अकर्स एट स्पेशलाइज्ड जंक्शंस कॉल्ड साइनेप्सिस। ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स वो इन साइनेप्स के अलॉन्ग होता है, ठीक है। एंड थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, बिकॉज साइनेप्स के ऊपर क्या रिलीज होते हैं? साइनेप्स के ऊपर रिलीज होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कौन रिलीज करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स ये हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, दिस न्यूरॉन विल बी प्री साइनेप्टिक एंड दिस न्यूरॉन विल बी पोस्ट साइनेप्टिक। तो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमेशा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है यू कैन से रिलीज करती है। बट अब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरॉन से निकल के कहाँ तक जा सकता है? डियर स्टूडेंट, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक न्यूरॉन से निकल के दूसरे न्यूरॉन तक भी जा सकता है, लाइक इन दिस केस। एंड न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से निकल के मींस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकल के किसी मसल सेल तक भी जा सकता है, लाइक एज हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन मसल्स को मैसेज देता है कि भाई जल्दी करो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे यू कैन से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे यू कैन से ग्लैंड्स तक भी जाते हैं एंड ग्लैंड्स को मैसेज देते हैं
कि भाई तुम काम कर लो। लाइक एसिटाइलकोलिन समटाइम हमारे यू कैन से सैलिवरी ग्लैंड्स के पास जाता है एंड उनको कहता है कि भाई जल्दी करो, सैलिवा की प्रोडक्शन कर लो। तो इट मीन्स दैट जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो पेरीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से निकल के दूसरे न्यूरॉन तक भी जा सकता है, मसल सेल तक भी जा सकता है या ग्लैंड तक भी जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेरीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो वो कहाँ-कहाँ तक जा सकता है, किस-किस पर एक्ट कर सकता है? द आंसर इज सो सिंपल कि वो एक्ट कर सकता है एन अदर न्यूरॉन के ऊपर भी, वो एक्ट कर सकता है किसी मसल के ऊपर भी, वो एक्ट कर सकता है किसी ग्लैंड के ऊपर भी। अब जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ही किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। हर न्यूरोट्रांसमीटर का एडजस्टमेंट अपना इफेक्ट होता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक्साइटेटरी इफेक्ट से क्या होता है कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब वो दूसरी न्यूरॉन के पास जाता है, तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है? सो जब न्यूरोनल एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, सो दैट विल बी द एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। एंड यस स्टूडेंट, जो मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज व्हिच वन? दैट इज द ग्लूटामेट। ठीक है? तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज द ग्लूटामेट। ठीक है? अच्छा, उसके बाद समटाइम हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनहिबिटरी इफेक्ट्स में क्या होता है कि जब वो न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के पास जाता है ना, तो उसके यू कैन से इफेक्ट को, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, या तो उसको बिल्कुल ऑफ कर देगा या उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देगा। तो जब एक न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से निकल के दूसरी न्यूरॉन तक जा रहा है एंड उसकी एक्टिविटी को या तो स्लो कर रहा है या तो उसकी एक्टिविटी को ऑफ कर रहा है, सो दैट विल बी द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। एंड ये स्टूडेंट, जो हमारा मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज द गाबा। गाबा इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है। उसके बाद मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के। ये जो मतलब के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये न्यूरॉन की एक्टिविटी को इंक्रीज भी नहीं करते, उसको डिक्रीज भी नहीं करते। ठीक है? बल्कि उसके जो उसका मतलब के दूसरे न्यूरॉन का रिस्पांस है ना, उसके रिस्पांस को चेंज कर देते हैं। ठीक है? तो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स में न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन का जो रिस्पांस होता है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी जो है उसको चेंज कर देता है। ठीक है? मतलब के जो न्यूरॉन की सेंसिटिविटी है ना, ओवरऑल जो दूसरे न्यूरॉन की सेंसिटिविटी है, उसका रिस्पांस है, दैट विल बी चेंज्ड हियर। एंड मोस्ट कॉमन मॉड्यूलेटरी neurotransmitters are the dopamine, serotonin, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन, these are the modulatory neurotransmitters। तो हमारे पास सेरोटोनिन आ गया, ठीक है, हमारे पास डोपामीन आ गया एंड हमारे पास एपिनेफ्रिन आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट कि हमने सीनेस के लिए ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स को आइडेंटिफाई किया है विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोर देन 100 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिनमें से मोस्ट कॉमन कौन कौन से हैं? लाइक एज एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करता है? ये मेमोरी को कंट्रोल करता है एंड मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ग्लैंड्स की सीक्रेशन करवाता है। हमारे पास डोपामिन जो रिवार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समटाइम मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरोटोनिन जो मूड को कंट्रोल करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है। गाबा जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट जो मैंने आपको बताया कि वो चीज मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे पास ग्लाइसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो इनहिबिशन करता है इन दी स्पाइनल कार्ड। तो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। अब उसके बाद जो ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? ठीक है? तो किसी भी केमिकल को, किसी भी सब्सटेंस को हम तभी न्यूरोट्रांसमीटर कंसीडर करेंगे जब इसके ये फॉलोइंग फीचर्स होंगे। सबसे पहले जो ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया कि जो साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन होता है इसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। हमारा न्यूरोट्रांसमीटर इसी के अंदर होता है। तो जो हमारा ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर होता है। इट मींस दैट ये इस न्यूरॉन के अंदर सिंथेसाइज भी होगा एंड इसी के अंदर वो स्टोर भी होगा। लाइक हमारा एसिटाइलकोलिन जो है बेसिकली प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में यू कैन से सिंथेसाइज होता है एंड प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में वो स्टोर भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद जब न्यूरल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, मींस जब एक्शन पोटेंशियल आ जाए, ठीक है, एंड एक्शन पोटेंशियल आने के बाद जब उसके वेसिकल्स के साथ कैल्शियम फ्यूज हो जाए एंड वो रिलीज हो जाए, सो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर। बिकॉज जो हमारा ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर है जब इनकी वेसिकल्स के साथ कैल्शियम बाइंड करता है आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल, देन वो रिलीज होते हैं। बिकॉज कैल्शियम के बगैर तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो ही नहीं सकते। ठीक है? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? उसके बाद इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स मौजूद होने चाहिए एंड स्पेसिफिकली कहाँ पे? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है? ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर के हमेशा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है? जिस तरह से वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स कि हमारा जो एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है? तो ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स लाजमी होते हैं ऑन दी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। उसके बाद दी फोर्थ यू कैन से कैरेक्टर ऑफ अ ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर इज दैट कि अगर
उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम आर्टिफिशियली दें इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, तो वो सेम साइनेप्टिक एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, सपोज करते हैं हमारा एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक एज ग्लैंड्स की सीक्रेशन करवाता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इफ वी आर कंसिडरिंग द एक्शन लाइक एज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम सेम ही एसिटाइलकोलिन को इन द फॉर्म ऑफ ड्रग देते हैं एंड वो यू कैन से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो इट मींस दैट दिस इज अ ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर। तो ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर को जब भी हम एक्सटर्नली प्रिपेयर करके या यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ ड्रग देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट देते हैं, अगर वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट मींस दैट दिस इज अ ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद जब हमारी न्यूरल एक्टिविटी खत्म होने वाली होती है, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिमूव भी होना चाहिए। ठीक है, लाइक एज कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी डिग्रेडेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, लाइक एज हमारा जिस तरह से एसिटाइलकोलिन है, इसकी डिग्रेडेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, जो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एसीटेट एंड कोलिन के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आफ्टर द न्यूरोनल एक्टिविटी उनको रीअपटेक किया जाता है, लाइक एज डोपामिन, सेरोटोनिन, तो उनको रीअपटेक किया जाता है। ठीक है, देखें जो हमारे एसएसआरआई होते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, ये मोस्टली दे आर एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, जब ये हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी यू कैन से किस तरह से ब्रेन को अफेक्ट करती हैं कि ये बेसिकली जो यू कैन से बिटवीन साइनेप्सिस जो हमारा सेरोटोनिन होता है ना, उसकी रीअपटेक को जो है इनहिबिट करती हैं। इससे क्या होता है, सेरोटोनिन जो है हमारे साइनेप्सिस में ज्यादा रहता है, इससे जो है बेसिकली कम्युनिकेशन हर वक्त डेवलप होती रहती है। ठीक है, तो एसएसआरआई जो है ना, वो इस रीअपटेक को जो है ना, यू कैन से इनहिबिट करती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एसएसआरआई, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। समटाइम कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो यू कैन से रिमूव होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, कि भाई वो पेरीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसकी वहां पे सिंथेसिस, वहां पे उसकी स्टोरेज होनी चाहिए, जब न्यूरल एक्टिविटी हो तब वो जो है ना बेसिकली रिलीज होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए ऑन दी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, एंड वो मिमिक करे साइनेप्टिक एक्शन को जब हम उसको यू कैन से इन आर्टिफिशियल इन फॉर्म ऑफ ड्रग या सप्लीमेंट दें, एंड उसकी जो है रिमूवल भी लाजमी होनी चाहिए आफ्टर द न्यूरल एक्टिविटी। अब ये स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये स्टूडेंट हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स ये वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं नर्व टर्मिनल्स के अंदर, बट वो स्टोर होते हैं स्मॉल साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नर्व टर्मिनल्स में बनते हैं, ठीक है, पेरीसाइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में बनते हैं, एंड वो स्मॉल साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये स्टूडेंट ये बायोकेमिस्ट्री छोटी रखते हैं, दे आर स्मॉल बट दे आर फास्टर इन एक्शन। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, वो फास्टर इन एक्शन होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, तो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो हमारा पहला न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज द एसिटाइलकोलिन। डियर स्टूडेंट, जो हमारा एसिटाइलकोलिन है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी का पहला डिस्कवर किया गया न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर किया गया था, दैट इज द एसिटाइलकोलिन। अब इसके क्या फंक्शंस हैं, ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में अपना रोल प्ले करता है, बिकॉज एसिटाइलकोलिन मोटर न्यूरॉन से निकलता है, देन ये जाता है अप टू दी मसल, एंड इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो न्यूरोमस्कुलर रोल जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसिटाइलकोलिन का, जो हम बार बार डिस्कस भी करते हैं। लर्निंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। किस तरह से एसिटाइलकोलिन निकलता है, किससे, बेसल फोर ब्रेन से। बेसल फोर ब्रेन से निकलने के बाद ये जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, एंड इसकी न्यूरॉन्स की ये ट्यूनिंग करता है, एंड दिस विल हेल्प अस इन लर्निंग। एंड बेसल फोर ब्रेन से निकलने के बाद ये समटाइम हिप्पोकैम्पस के पास भी जाता है, जिससे हमारी मेमोरी स्टोर होती है, हमारी याददाश्तें जो हैं वो महफूज होती हैं। एंड हिप्पोकैम्पस इज स्पेशली इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम छोटे होते थे, हम ये करते थे, ठीक है, मैं इस क्लास में पढ़ता था तब से आपको पसंद करता था, ठीक है, जब इस क्लास में होता था तो आपको ये करता था, ठीक है, आपको यहाँ से देखता था, आपको इस तरह से मैसेजेस सेंड करता था। तो ये जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, बहुत बचपन की, ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द हिप्पोकैम्पस। उसके बाद एसिटाइलकोलिन, ये स्टूडेंट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बिकॉज एसिटाइलकोलिन हमारे हार्ट रेट को कम करता है, एसिटाइलकोलिन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है, एंड एसिटाइलकोलिन हमारे सलेवा एंड लेक्रिमल ग्लैंड्स की सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई एसिटाइलकोलिन इज फेमस इन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है,
अब यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है दैट इज दी एसिटाइलकोलिन, बिकॉज एसिटाइलकोलिन सपोज करते हैं दिस इज अवर मोटर न्यूरॉन से निकलता है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन से निकलता है, देन जाता है किसके पास, देन जाता है हमारी स्केलेटल मसल के पास, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन से निकल के स्केलेटल मसल तक जाना एंड वहां पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना, दिस इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एसिटाइलकोलिन। एक चीज और डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा एसिटाइलकोलिन है ये कौन सी न्यूरॉन से प्रोड्यूस होगा? सो आंसर इज सो सिंपल, दिस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, जिस तरह से हमने पढ़ा था सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। सिमिलरली कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स आर प्रोड्यूसिंग द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो जब हमारी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इससे अल्जाइमर डिजीज भी हो सकती है। सो अल्जाइमर डिजीज इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द डिजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ये क्लिनिकल कंडीशन भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स। जी स्टूडेंट, ये जो हमारे अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे आर मोस्ट अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमने सीएनएस के लिए जो 100 न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कवर किए हैं उनमें से जो सबसे अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर अमाइनो एसिड्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनमें से पहला जो है दैट इज द ग्लूटामेट। डियर स्टूडेंट, दिस इज मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया दिस इज द मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का जिक्र करते हैं ना तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है। अब ये जो ग्लूटामेट है ये करता क्या है, ये एक्साइटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मींस के पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अच्छा, इसके फंक्शन के ऊपर आते हैं कि ये लर्निंग एंड मेमोरी में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, बिकॉज इस ग्लूटामेट की इफेक्ट की वजह से हिप्पोकैम्पस के अंदर न्यू मेमोरीज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूटामेट की वजह से साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी होती है। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स अपने कनेक्शंस चेंज करें एंड अपने कनेक्शंस और स्ट्रेंथन करें, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। जैसे आप 1 क्लास में थे तो आपकी लर्निंग बहुत स्लो थी, आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस याद करते थे, ठीक है, फिर आप यू कैन से इंटरमीडिएट में आ गए तो आपकी लर्निंग थोड़ी और ज्यादा हो गई। उसके बाद आप एमबीबीएस में आ गए तो अब आपकी लर्निंग और ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी से क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है वो अपने पुराने कनेक्शंस खत्म करता है, न्यू स्ट्रेंथन कनेक्शंस डेवलप करता है एंड न्यू स्ट्रेंथन कनेक्शंस को डेवलप करने में ग्लूटामेट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दिस इज साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से आप न्यू एंड अपडेटेड चीजें सीखते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट है कि ग्लूटामेट जो है दैट इज द प्रिंसिपल एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद ये स्टूडेंट जो हमारा सेकंड यू कैन से अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज द गाबा, जिसको हम गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपने याद रखना है, मे बी आपके बीसीक्यू में आ जाए कि गाबा को हम क्या कहते हैं, गाबा को हम कहते हैं गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। जिस तरह से हमारा ग्लूटामेट दिस वाज अ मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, in contrast to that our gamma amino butyric acid this is major inhibitory neurotransmitter of the brain। जिस तरह से ये न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था बट ये न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, ठीक है। दिस थिंग इज रिटन हियर कि ये इनहिबिट करता है न्यूरोनल फायरिंग को, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव एक्साइटेशन ऑफ द यू कैन से प्रिवेंट करता है एक्सेसिव एक्साइटेशन ऑफ द न्यूरॉन्स को, ठीक है। अच्छा, एंड ये स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि हम एक कॉमनली ड्रग यूज करते हैं क्लिनिकली जिसको हम कहते हैं बेंजोडायजापीन। बेंजोडायजापीन ये जो ड्रग है ये हम एंग्जाइटी में यूज करते हैं, ये जो बेंजोडायजापीन है डियर स्टूडेंट ये एंग्जाइटी में यूज होती है। किस में यूज होती है, एंग्जाइटी में। अब डियर स्टूडेंट ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग आके गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, गाबा की एक्टिविटी को क्या कर देती है, इंक्रीज। एंड जब गाबा की एक्टिविटी गामा अमाइनो ब्यूटारिक एक्टिविटी आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी तो इससे एंग्जाइटी कम हो जाती है। बिकॉज डियर स्टूडेंट एक क्लिनिकल कंडीशन इज दैट कि जब हमारी बॉडी में से गाबा की एक्टिविटी खत्म हो जाती है या स्लो हो जाती है तो इसे एंग्जाइटी, सीजर्स, ठीक है, एंड ये स्टूडेंट डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स ये ज्यादा जन्म लेते हैं, ठीक है। बट जब हमारा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड अपनी एक्टिविटी प्रॉपर रखता है, प्रॉपर मेंटेन रखता है तो इससे एंग्जाइटी एंड ये डिसऑर्डर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो जो बेंजोडायजापीन है ये गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, दिस इज मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन। उसके बाद ये स्टूडेंट एंड अदर important neurotransmitter here is the glycine. This is again amino acid neurotransmitter. But dear student, this is inhibitory neurotransmitter of the spinal cord and brainstem. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो हमारा ग्लाइसिन है this is the inhibitory neurotransmitter in the spinal cord and brainstem. ये करता क्या है, ये बेसिकली जो स्पाइनल कार्ड के यू कैन से एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं ना, ठीक है, अननीडेड रिफ्लेक्सेस हैं जो स्पाइनल कार्ड के, उनको ये क्या करता है, इनहेबिट करता है।
उनको क्या करता है, इनहैबिट करता है। तो इससे जो हमारी मोटर एक्टिविटी है हमारी, वो हमारे कंट्रोल में रहती है। हमारी मोटर एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में रहती है, हमारी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में रहती है। बट अगर डियर स्टूडेंट ग्लाइसिन इसका रिलीज खत्म हो जाए तो हमारी मोटर एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, अननीडेड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे। एंड ये कंडीशन हम कब देखते हैं, ये कंडीशन हम तब देखते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर टेटनस के टॉक्सिन्स आते हैं। टेटनस के टॉक्सिन्स आते हैं, ये जो बेसिकली जब हम रोडस की इंजेक्शन करवाते हैं ना, टेटनस इंजेक्शन, ये टेटनस के टॉक्सिन्स को खत्म करती है। ठीक है, तो जब सपोज करते हैं किसी ने टेटनस की इंजेक्शन नहीं करवाई एंड इसकी बॉडी के अंदर टेटनस के टॉक्सिन्स आ गए, तो टेटनस के टॉक्सिन्स ये स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ग्लाइसिन की रिलीज को कम कर देते हैं। जब ग्लाइसिन का रिलीज कम हो जाता है तो इससे हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, हमारी मोटर एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो दैट्स व्हाई आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखनी है कि ग्लाइसिन इज द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ठीक है, उसके बाद बायोजेनिक अमाइंस, ये स्टूडेंट ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं कैसे, अमाइनो एसिड्स से। सो दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, दीज आर नोन एज बायोजेनिक अमाइंस, जिनमें सबसे पहले हमारे पास डोपामीन आ जाता है। ये डोपामीन क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बिकॉज डोपामीन की प्रोडक्शन एक यू कैन से हमारा न्यूक्लियस करता है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। एंड यू नो क्या सब्सटेंशिया नाइग्रा इज द पार्ट ऑफ बेसल न्यूक्लियाई और बेसल गेंग्लिया। वो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो मैसेजेस सेंड करता है किसको, स्ट्राइएटम को, बाय द हेल्प ऑफ अ पाथवे दैट इज नोन एज नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे। अब ये स्टूडेंट जब नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे के थ्रू मैसेजेस जाते हैं टुवर्ड्स स्ट्राइएटम, इससे हमारी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल में रहती है, हमारी डिजायर्ड मूवमेंट्स वो प्रोमोट होती हैं, हमारी जो अनडिजायर्ड मूवमेंट्स हैं, अननीडेड मूवमेंट्स हैं वो खत्म होती हैं। उसके बाद डोपामिन हमें रिवार्ड देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, मोटिवेशन देता है, एंडोक्राइन रेगुलेशन भी करता है। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा डोपामिन आता है इनटू दी यू कैन से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां पे आके लेक्टोट्राफ सेल्स की एक्टिविटी को खत्म करता है। एंड इससे जो हमारा यू कैन से प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो सीक्रेशन है वो खत्म होती है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट हमारा डोपामिन जो है दैट इज द इनहिबिटरी हार्मोन फॉर दी प्रोलैक्टिन। ठीक है, एंड उसके बाद अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो द डिजीज क्रिएटेड विल बी द पार्किंसंस डिजीज। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बायोजेनिक अमाइन है दैट इज द नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है डियर स्टूडेंट, ये ब्रेन के एक अलार्म सेंटर से प्रोड्यूस होता है एंड दैट अलार्मिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन इज द लोकस कोर्यूलस। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है लोकस लोकस कोर्यूलस, इससे ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या हैं, अटेंशन को मेंटेन करता है, अलर्टनेस प्रोड्यूस करता है बॉडी में, स्ट्रेस रिस्पांस में ये हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, एंड ये प्रोड्यूस होता है लोकस कोर्यूलस से। एंड नॉरएपिनेफ्रिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द अटेंशन एंड अराउजल। अगर नॉरएपिनेफ्रिन अगर ये बॉडी में कम हो जाए, ठीक है, तो इससे डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, सुस्ती हो सकती है। बट अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इससे एंग्जाइटी हो सकती है। ठीक है, कि नॉरएपिनेफ्रिन अगर ये ज़्यादा हो जाए मीन्स इसकी लेवल इंक्रीज हो जाए तो इससे क्या होगा, इससे एंग्जाइटी होगी, इससे एंग्जाइटी होगी। बट अगर इसकी लेवल डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे डिप्रेशन होगा। एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय लोकस कोर्यूलस। ये पॉइंट आपने बीसीक्यू के लिए याद रखना है कि नॉरएपिनेफ्रिन इज द बायोजेनिक अमाइन, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय लोकस कोर्यूलस व्हिच इज द अलार्मिंग सेंटर ऑफ आवर ब्रेन। उसके बाद हमारे पास है एपिनेफ्रिन। दिस इज लेस अबंडेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका काम थोड़ा सा कम होता है, स्ट्रेस रिस्पांस में थोड़ा सा हेल्प करता है, कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है। एंड मैंने आपको कैटेकोल अमीन पाथवे में बताया था कि जो हमारा एपिनेफ्रिन है ये वो कैटेकोल अमीन है व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉरएपिनेफ्रिन। अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमारे पास होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड्स जिससे एल डोपा बनता है, फिर डोपामीन बनता है, देन हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, देन हमारे पास एपिनेफ्रिन बनता है। तो इट मीन्स दैट डियर स्टूडेंट आवर एपिनेफ्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉरएपिनेफ्रिन इन अ कैटेकोल-अमीन पाथवे। उसके बाद सेरोटोनिन, ठीक है, जिसको हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये ब्रेन में रेफे न्यूक्लिया से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मूड रेगुलेशन, स्लीप, एपेटाइट, पैन मॉड्यूलेशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेरोटोनिन जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी दिस विल कॉज डिप्रेशन। ठीक है,